नमस्कार छात्रों। आज का अपना प्रकरण है आकलन के उपकरण। आकलन के उपकरणों को हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले ये आवश्यक कर लेना चाहिए कि हमें आकलन के लिए उपकरणों की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि हमें किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी तथ्य को जानने के लिए हमें उपकरणों की साधनों की आवश्यकता पहले पड़ती है। हम कोई भी काम, छोटा है या बड़ा, कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके साधनों के बारे में जान लेना चाहिए कि जो उसका उपयोग करने वाला है वो उसका साध्य है, वो जिनका उपयोग करेगा वो साधन हो जाता है। इसलिए उपकरणों का उतना ही उपयोग है व्यक्ति के जीवन में जितना कि खाने में नमक का और गाड़ी में पेट्रोल का, या एक व्यक्ति के लिए भोजन का। वही जो हर विषय वस्तु को जानने के लिए उपकरणों की या साधनों की उपयोगिता दर्शाता है। हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके पहले उसकी पूरी रूपरेखा बनाने के लिए हम एक योजना बनाते हैं। उस समस्या के समाधान के लिए किस तरीके से उसकी परिकल्पना करके उसका प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाल के उसके परिणाम तक पहुँचते हैं। तो हम उसके लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, टूल्स का प्रयोग करते हैं। हम इसको जो उपकरणों को हम विभिन्न प्रकार से हम उसको मान सकते हैं। हम उपकरणों को कार्य के आधार पर अपना सकते हैं, उसकी अधिगम प्रक्रिया के आधार पर अपना सकते हैं, उसके परिणामों के आधार पर अपना सकते हैं। हम पहले उसके कार्य के आधार पर जो भी उसके टूल्स हैं या उपकरणों के प्रकार हैं उसमें पहले अध्ययन कर लेते हैं। तो उसमें से पहला नाम आता है प्रयोजना या आयोजना या प्रयोग या परियोजना। ये सभी नाम एक ही टूल्स के हैं जिसको हम योजना विधि के नाम से भी जानते हैं। परियोजना, योजना, प्रायोजना, प्रयोग, प्रयोजन विधि, हर तरीके से उसको या प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से भी जानते हैं। प्रयोजन, प्रायोजना दो शब्दों से मिलकर बना है प्रयोजन और प्रायोजना, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि किसी भी सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया को जानने के लिए उसके स्वाभाविक और सार्थक परिणाम तब तक नहीं आ जाते हैं तब तक उसको हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से उसकी एक दायरा सीमित करना पड़ेगा, उसकी एक परिकल्पना तैयार करनी पड़ती है, उसकी एक योजना बनानी पड़ती है। उस रूपरेखा के आधार पर ही उसके कार्य को हम पूर्ण रूप से अंजाम देते हैं। तो हम योजना बनाने के पीछे उसके उद्देश्य, उसके स्वाभाविक तरीके से, उसके सार्थक और रुचिपूर्ण तरीके को हम आयोजन करते हैं, उसको हम प्रयोजना या प्रायोजन विधि कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग हम विद्यालय में अक्सर करते रहते हैं, जिसको शिक्षा प्रदान करने में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाई जाती है, जिसको हम योजना विधि। हम विद्यालय में जब पढ़ाने जाते हैं उसके पूर्व ही प्लानिंग बना ली जाती है कि मैं आज विद्यालय में जाके क्या पढ़ाना है, किस तरीके से मुझे आज का टॉपिक पूरा करना है, किस तरीके से मैं छात्रों को गाइडेंस करूंगा, किस तरीके से छात्रों को गृह कार्य देना है, किस तरीके से छात्रों को टीचिंग एड बताना है। ये सारी प्रायोजना एक दैनिक पाठ योजना के रूप में बना लेते हैं। उस डेली लेसन प्लान के आधार पर ही हम पूरी प्रायोजना बना के हम प्रोजेक्ट बनाकर उस छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कुल मिला के एक ऐसा समस्यामूलक कार्य है ये, जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत उस प्रोजेक्ट को पूर्णता प्रदान करता है। किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से कहा है कि एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है और ये पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में ही पूर्ण किया जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत ही नहीं, ये बल्कि एक सामाजिक तरीके से पूर्ण किया जाने वाला पर्यावरणीय कार्य है, जिसको सामाजिक पर्यावरण में रूप में ही पूर्ण किया जाता है। केवल एक व्यक्तिगत व्यक्ति ही उसको पूर्ण नहीं कर सकता, उसके लिए सभी प्रकार के लोगों को, सभी प्रकार के टूल्स को उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। और जॉर्ज बेलेट ने कहा है कि एक वास्तविक जीवन का एक भाग है ये, जिसको विद्यालय में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। और जॉर्ज स्टीवंस ने इसको एक परिभाषित किया है कि एक समस्यात्मक कार्य है और अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत इसको पूर्णता प्रदान की जाती है। तो कुल मिला के इन जो दार्शनिकों ने, शिक्षाविदों ने प्रोजेक्ट विधि को अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसके महत्वपूर्ण भाग है, पद है
जिसमें से पहला भाग है इसका पद है प्रस्तावना। प्रस्तावना से पहले हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि हम जो कार्य करना चाह रहे हैं वो किस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है या किसी अन्य क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में है तो उस स्वरूप को भी जान लेने के हमें विद्यालय में, जिस विद्यालय के माध्यम से छात्र के या उस किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो उस स्वरूप को, उस विद्यालय के प्रोजेक्ट को जब मान लिया जाता है कि हमें किस पद को लेना है, हमारे समस्या का मूल मंत्र क्या है, हम किस शीर्षक पर रिसर्च करेंगे, हम उस विद्यालय का नाम उल्लेखित करेंगे, उस विद्यालय की जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत करेंगे, उस विद्यालय में जो प्रोजेक्ट काम करेगा उसका नाम होना चाहिए, उसका पद होना चाहिए, उसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें उसमें प्रस्तावना में उल्लेखित होती है। और यह है कि वो किन किन छात्रों पर वो प्रयोग करेगा और वे छात्र कितने होंगे, ये सभी उस प्रस्तावना के भाग होंगे। फिर बात आती है शीर्षक की। हम जिस समस्या का निदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस समस्या को लेना पड़ेगा, ये स्पष्ट करना पड़ेगा। उसका स्पष्टीकरण ये होना चाहिए कि हम शीर्षक जो लें या जो टॉपिक ले रहे हैं वो मूलतः विद्यालय की समस्याओं पर आधारित हो और मूल रूप से उनको ही हम पूर्ण करना चाहें। आयोजना की आवश्यकता क्यों, कि हम जिस आयोजना या परियोजना का प्रयोग करना चाह रहे हैं, जिस योजना को हम शीर्षक के रूप में लेना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों चुना जा रहा है। क्या इस समस्या को नहीं लेते तो काम नहीं होता, लेकिन उस समस्या की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता क्यों, उसके चुने हुए बिंदुओं की चर्चा करनी चाहिए और बिंदुओं के आधार पर प्रशासन में जो समस्या उत्पन्न होती है उन समस्या को निदान करने का प्रयास करना उसमें बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो आवश्यकता है उन आवश्यकता को ध्यान रखते हुए उसमें शामिल हो जाती है। अब प्रयोजन जो समस्या है उसकी समस्या की व्याख्या किस तरीके से की जाए। व्याख्या से माध्यम से हम समझ रहे हैं कि अध्यापक के समक्ष बहुत सारी ऐसी समस्या है जो हम किस परिस्थितियों में उसको प्रयोग करना चाहते हैं, उन परिस्थितियों की व्याख्या हो। साथ ही समस्या का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की भी व्याख्या हो। हम उसके निदान में या उसके परिणाम में हम उसका स्वरूप किस तरह से अदाई करेंगे, ये भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है प्रयोजन की जो कल्पना है, जो प्रायोजन विधि की कल्पना है, ये हाइपोथेसिस है। उस हाइपोथेसिस के बारे में हमें अध्ययन कर लेना चाहिए कि हम इसकी जो परिकल्पना है किस रूप में रखना चाहेंगे, ये किस संदर्भ में है, क्या हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं वो उद्देश्य हमें पूर्ण होगा, क्या प्रायोजन विधि के माध्यम से हम जिस शीर्षक को लेकर जा रहे हैं वो छात्रों तक पहुंचेगा। इसके निष्कर्ष परिणाम और उसकी व्याख्या के आधार पर हम उस प्रायोजन विधि को स्पष्ट कर पाएंगे, क्या वो शैक्षणिक तरीके से वो पूर्ण रूप से सफल हो पाएगी। यह तभी तमाम प्रकारों की व्याख्या हमें पहले से ही कर लेनी पड़ेगी। फिर उसका सीमांकन, जब सीमांकन की जब बात आ रही है कि प्रायोजन विधि को हम एक लिमिटेशन में बांधेंगे, एक पूर्ण रूप से परिधि में बांधेंगे तो ही हमें पता लगेगा, क्योंकि उसकी जो अगर परिधि ज़्यादा होगी, उसका विस्तार ज़्यादा होगा तो हम उसके बारे में टूल्स भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। पहले उसकी नियमावली बनानी पड़ेगी, फिर उसकी प्रश्नावली बनानी पड़ेगी, अनुसूची बनानी पड़ेगी, तमाम प्रकार के उसमें साधन डालने पड़ेंगे। तो इसलिए उसका पहले क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, उसका लिमिटेशन सीमांकन करना पड़ेगा, तो ही उसके बारे में हम अध्ययन कर पाएंगे। फिर बात आती है उसकी रूपरेखा की। हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन के माध्यम से हमने व्याख्या विधि को तो हमने लिया है, प्रदर्शन विधि को लिया है, प्रायोजन विधि को लिया है, और प्रायोजन विधि के माध्यम से हमने उसकी रूपरेखाओं के बारे में समझा नहीं, उसकी भिन्न भिन्न बातों के बारे में समझा नहीं। तो पहले उसकी रूपरेखा, उसके स्पष्ट अक्षर को समझ लेना जरूरी है कि हम किस किस रूप में उसके कार्यों के बारे में बात करेंगे, उसके विभिन्न प्रकार के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ये सभी प्रकार के जो बातें हैं उसकी रूपरेखा में शामिल होनी चाहिए। हम जिस समस्या को अब आंकड़े एकत्रित करने जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रायोजन विधि के माध्यम से उस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। शीर्षक जो लिया है उस शीर्षक के अकॉर्डिंग हमें उसके संबंधित आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे, और आंकड़े एकत्रित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उसके लिए मध्यमान, बहुलक, विचलन, सहसंबंध आदि विभिन्न प्रकार के उसमें जो साधन है, गुणात्मक साधन है, मात्रात्मक साधन है, सभी को उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। फिर प्रायोजन विधि के लिए जो उपकरण सामग्री होती है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नामावली लेनी पड़ेगी, उसकी प्रयोग विधि का भी लेना पड़ेगा, उसकी अभिकल्प वाली व्यवस्था भी लेनी पड़ेगी। यानी कि हर तरीके से उसकी जो
प्रायोजना विधि के जो टूल्स हैं जिसके माध्यम से उस प्रायोजना विधि या योजना विधि को स्पष्ट किया जा सकता है, उसको लेना पड़ेगा। फिर आंकड़ों के विश्लेषण और उसका निष्कर्ष निकाला, क्योंकि आंकड़ों का तो एकत्रीकरण हो गया, अब उसका विश्लेषण करना जरूरी है कि जो आंकड़े लिए हैं वो उस प्रायोजना विधि के संदर्भ में कितने उसमें सार्थक हो पा रहे हैं। अब उसका विश्लेषण हो जाए, और विश्लेषण होने के बाद उसके रिजल्ट पे सबसे फोकस करना पड़ेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा। और निष्कर्ष के आधार पर उसकी सांख्यिकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर सांख्यिकी अच्छी होगी तो निष्कर्ष आंकड़ों का जो निष्कर्ष आएगा वो स्टेटिस्टिक्स के आधार पर आएगा। फिर होता है उस प्रयोजना विधि के परिणाम के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि हमने जो आंकड़े लिए हैं वह प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हमें सकारात्मक परिणाम आएगा। फिर बात आती है प्रायोजना विधि को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग। अब जब प्राप्त आंकड़े छात्रों या उसके शिक्षक के सामने आ रहा है जिसने उस निष्कर्ष को या प्रायोजना विधि को लेकर उसने कार्य किया है, और उस प्राप्त आंकड़े को आगे नवीन परिस्थितियों में उसका प्रयोग किस तरह से किया जाए, ताकि आने वाली जो समस्या हो उस समस्या का निदान किस तरह से आगे से बढ़ाकर उसको अच्छी से अच्छी तरीके से प्रयोग में लाके उसको व्यावहारिक जीवन में लाया जाए। फिर उसके संदर्भ ग्रंथों की सूची भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके लिए बिब्लियोग्राफी यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची या अन्य रेफरेंसेस बुक का भी प्रयोग किया जाता है, और उस रेफरेंस बुक का या उस पुस्तकों की सूची भी हमें उस प्रायोजना मेथड में देना पड़ेगा। तो ये विभिन्न प्रकार के टूल्स और उसके विभिन्न प्रकार के पद हैं जब प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से उसमें हमें उसको प्रयोग करना पड़ता है। जब हम प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि का प्रयोग करते हैं तो इन सभी प्रकार के पदों को, विभिन्न प्रकार के भागों को, उसमें साधनों को हमें जोड़ना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।